हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हाई कॉन्सेप्ट में। तो द ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने डाल दिया चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखे वो दोनों वीडियो तो पहले वो दोनों ज़रूर देखिए। तो जो ये फाइनल पार्ट है थोड़ा सा बचा हुआ है, ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चालू करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन को। स्टार्ट करेंगे एंशियंट अथॉरिटी के बारे में। सब कुछ हम लोग पढ़ लिए शुरुआत में कि कैसे उसका कैसे पाया गया, क्या क्या सोर्सेस थे, है ना। उसके बाद क्या क्या वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स थे, वहाँ पे सील्स सील्स वेट्स इस तरह करके। बाकी वो लोग क्या क्या खाते पीते थे। अब देखते हैं कि उनका रूल कौन करता था, उसको उस जगह का शासक कौन था, है ना। तो देखिए, सबसे पहला हम लोगों को क्या सोर्स मिलेगा, कॉम्प्लेक्स डिसीजन। वो जो आप देखे थे जब सिटाडल बना था, है ना, तो उसमें बहुत सारा ब्रिक्स लगा था। तो वो ब्रिक्स एक साइज, एक बड़ा बड़ा डिसीजन कौन लेता था कि वो ब्रिक्स सब सब मिलके ब्रिक्स लगाओ, कौन डिसीजन देता था? कोई ना कोई अथॉरिटी होगा उसका, तभी ना वो बड़ा बड़ा डिसीजन। ऐसा तो नहीं है कि आदमी खुद से जाके बोलता था, खुद से इंडिविजुअल बन के जाता था कि नहीं भाई हम बना देंगे आपका घर। कोई तो देता होगा। तो वही वही यहाँ पे बोला गया कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन वहाँ पे लिया जाता था, है ना। यूनिफॉर्मिटी ऑफ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स। हाँ, जैसे सील्स, सब जगह एक तरह का सब कुछ बनता था। सील्स हो गया आपका, या ब्रिक्स मान लीजिए। मेनली नोटिसेबल ब्रिक्स का साइज होता था, रेशियो किस रेशियो में बनता था, उसका विड्थ और हाइट क्या होता था। सब जगह पूरा आप लेके, गुजरात से लेके जितना भी उसका हरप्पन जहाँ जहाँ फैला होता, सब जगह एक तरह का ईंट बनता था, है ना। लेबर मोबिलाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया कि सारे लेबर को इकट्ठा करके काम करवाना, वो कौन करवाता होगा? कोई ना कोई वहाँ का ऑथोराइज्ड पर्सन होगा, वही करवाता होगा। और वही लास्ट में हमारा क्वेश्चन आ गया, हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटी। कि ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि वो कोई ना कोई अथॉरिटी करवाता होगा, बट एक ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि कोई ना कोई होगा जो वो करवाता होगा। इसीलिए क्वेश्चन भी लास्ट में पूछा गया है, हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटी। तो कोई ना कोई होगा जो करवाता था, या नहीं भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न है। वही अपना नेक्स्ट टॉपिक, पैलेसेस एंड किंग्स। कि किंग्स अगर रहता होगा तो वो अपना पैलेस में ही रहता होगा। जैसे कि सिटाडल बताया गया था कि वो हम लोग ऊंचा जगह पे रहता था, तो उसी सब जगह में हो सकता था उन लोगों का पैलेस। तो वैसा ही एक पैलेस पाया भी गया है ना। जिसको पैलेस ये लोग नाम दिया, मोहनजोदारो में पाया गया था आर्कियोलॉजिस्ट लोग। और सेंटर ऑफ पावर, किसके पास रहता था पावर, कौन था जो ऑथोराइज्ड पर्सन जिसके पास रहता था? तो एक किंग टाइप का कोई आदमी होगा जिसके। और ये कैसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं? एक हम लोग को स्टैचू भी मिला था प्रीस्ट किंग का, और यही सेम स्टैचू मेसोपोटामियन हिस्ट्री में भी मिला था, जो कि पैरेलल है अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि कोई एक प्रीस्ट किंग रहा होगा जिसको उन लोग बहुत अव्वल दर्जे का मानते होंगे, उसका सारा बात सुना जाता होगा। तो वही सेंटर ऑफ पावर होगा, है ना। और इसके डिफरेंट आर्जियोलॉजिस्ट का डिफरेंट किंगशिप के खिलाफ ओपिनियन है। जैसे कि बोलता था कि वहाँ पे कोई रूलर नहीं, कोई कोई बोलता था वहाँ पे कोई रूलर नहीं हो था, सबको इक्वल स्टेटस दिया गया था, सब एक जैसे काम करते थे वहाँ पे। कोई को बोलता था हर जगह का, मोहनजोदारो का अलग, हड़प्पा का अलग, हर सिटी का वहाँ पे अलग अलग रूलर होता था। और कोई कोई बोलता था सिंगल स्टेट की सिर्फ एक किंग रहता था जो कि ऑर्डर देता था। और जैसे कि वो जैसे, और इसको हम लोग मान भी सकते हैं कि जैसे कि ब्रिक्स का शेप का साइज बता लीजिए, या डिफरेंट जगह जगह पे जो डिफरेंट वो डेडिकेट कर दिया था जगह। तो ये कोई नॉर्मल आदमी तो ऐसा ले नहीं सकता कि लो इस जगह को पूरा उसी के लिए बना दो, जैसे अपना चनहुडारो था, है ना। तो वैसे ही है कि कोई ना कोई तो एक सिंगल अथॉरिटी रहा होगा जो सबको ऑर्डर देता होगा। आइए नेक्स्ट पे चला जाए, एंड ऑफ सिविलाइजेशन। आ गए लगभग हम लोग एंड पे, लेकिन थोड़ा सा और बचा है कि सिविलाइजेशन कैसे वैनिश हुआ, कैसे खत्म हुआ। जानते थे हम लोग कि खत्म हो गया, लेकिन कैसे हुआ? तो 1800 बीसी के लगभग सारे साइट्स, चोलिस्तान के अगल बगल के सारे साइट्स अबेंडन हो गए थे, गायब हो गए थे अचानक से, है ना। वैनिश हो गए थे मान के चलिए। और जो पॉपुलेशन था वहाँ का, वो अलग अलग जो सेटलमेंट में जाके, अलग अलग सेटलमेंट में जाके वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ाने लगा था। सच एज गुजरात हरियाणा, है ना। गुजरात हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी के तरफ जाके ये लोग बस गए थे। और जो हम लोग का डिफरेंट डिस्टिंक्टिव यहाँ का आर्टिफैक्ट था, जैसे सील्स, बीड्स, वेट्स, वो सब खत्म हो गया था सब। जैसे कि स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम से सब क्या चीज़ पे आ गए थे, लोकल वेट सिस्टम यूज़ करने लगे थे, है ना। एवरीथिंग स्टार्टेड वैनिशिंग, सच एज टेक्निक्स, ईटीसी। वहाँ पे टेक्निक था ना बहुत सारा, घर बनाने का टेक्निक, या आप बोल लीजिए ड्रेनेज सिस्टम का, वो सब वहाँ से हट गया था, वो सब वहाँ पे नहीं बचा था। कहाँ पे? अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन पे वो सब वहाँ से वैनिश हो गया था अचानक से, है ना। रूलर वे वाज इनटू प्रैक्टिस। हाँ, जैसे कि जो ये सब था हड़प्पा और या मोहनजोदारो, तो यहाँ पे क्या था, अर्बनाइजेशन को वहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा था। बट
अब यहाँ क्या हो रहा था, लेटर हड़प्पा में क्या हो रहा था कि रूलर वे प्रैक्टिस कर रहे थे कि वही वेट सिस्टम को, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम था, सामान के बदले वो जो तोलता था, अब उसको क्या लोकल तरीका से होने लगा था, छोटा मोटा प्रैक्टिस होने लगा था। तो इसको क्या माना गया कि वो लेट हड़प्पा जो था ना, वो रूलर वे पे ज़्यादा फोकस था रेदर देन अर्बन वे, है ना। और कॉजेज ऑफ एंड क्या थे कि अचानक से कैसे वैनिश हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज होने लगा। क्लाइमेटिक चेंज क्यों होने लगा, डिफॉरेस्टेशन वो लोग बहुत करने लगा था, लकड़ी को काटने लगा था, पेड़ काटने लगा था, बाढ़ वहाँ पे बहुत आने लगा था। तो बाढ़ आता है तो जानते ही आप कितना क्षति और नुकसान होता है, इसीलिए आदमी लोग वो जगह छोड़ के जाना चाहता है। नदी सूख गए थे वहाँ पे, बहुत जगह नदी सूख गए थे। ओवर यूज ऑफ लैंड, इतना उन लोग लैंड को यूज कर रहे थे खेती बाड़ी में कि एकदम वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था लगभग, आदमी वहाँ रहता भी तो क्यों रहता। इसीलिए वो जगह सब खाली करके अलग अलग आसपास के सेटलमेंट में चला गया, है ना, जिससे कि अपना हड़प्पा अचानक से खत्म हो गया, एंड ऑफ सिविलाइजेशन हुआ। और जैसे ही खत्म हुआ सब भूल भी गया, धीरे धीरे करके सब भूल गया कि क्या हुआ था। जो नया बहुत सालों बाद जब नया मिलेनियम आया, तो जो वहाँ पे बसने आए सब, आइए आगे के टॉपिक में देखते हैं। जब बसने सब आया ना वहाँ पे, तो क्या किया कि किसी को पता ही नहीं था वहाँ पे जो भी रिमेन्स था उसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है उसका। तो वो सब तरीका अपना जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड के हम लोग जान रहे थे, एक तरीका था कि आर्कियोलॉजिस्ट कैसे करता था कि जितना भी मटेरियल रिमेन था उसको सब जोड़ जाड़ के बनाता था हिस्ट्री। लेकिन अलग एक कनिंगम का अलग क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट क्या डिस्कवर किया सिविलाइजेशन के बारे में, कि जब सिटी ये पूरा रूइन हो गया, जब ख़त्म हो गया, तो सब भूल गए इसके बारे में, है ना, चाहे वो मर्द हो या फिर वुमेन हो। और जब आया रहने में तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो अजीबो-गरीब चीज़ जो जो मिल रहा था वहाँ पे, इसका करना क्या है, ठीक है। तो यही बात, तो फिर आया कनिंगम। कनिंगम एक बने अपने एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एएसआई डायरेक्टर जनरल बने। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन बना, कनिंगम, है ना। जब ये मिड 19 में खोदना चालू किए, जब वहाँ पे पता लगाने गए, तो इन लोग क्या करते थे, मेनली रिटन रिकॉर्ड पे जो चाइनीज लोग लिख के गए थे उस जगह के बारे में, उस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, है ना। और कनिंगम का इंटरेस्ट था कि पहले क्या हुआ था हिस्ट्री में, और बाद में क्या हुआ था, दैट इज 6th century BC टू 4th century BC, और लेटर पीरियड उससे उसका उसको जानने का था तात्पर्य कि क्या क्या हुआ था। तो ये जब, तो ये बुद्धिस्ट, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम के बारे में ये उसका उनका रिटन रिकॉर्ड अकाउंट्स वो पढ़ने लगा, ट्रांसलेट करने लगा, है ना। एंड फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्विस। और जब साइट पे गया, जब खोदना चालू किया, तो बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स वो पाया जिसका एक कल्चरल वैल्यू था, है ना। जैसे कि अब, और उसको किस चीज़ से कंपेयर किया अभी के तुलना में, जैसे मोती जो मिला, तो मोती, कोई कोई मोती का अभी भी बहुत महत्व है इंडिया में या फिर बहुत सारे जगह पे ग्लोबली भी। तो उसको वो अभी से किया कि उस टाइम भी ऐसा ही रहा होगा। हड़प्पा, एक साइट हड़प्पा था जिसको चाइनीज पिलग्रिम्स उतना नहीं लिखे थे, उतना नहीं दिए थे महत्व, और नहीं जान पाए थे कि अर्ली हिस्टोरिक सिटी एक वो भी था, हड़प्पा भी था, है ना। तो वही कनिंगम के भी साथ हुआ, उसको उसको भी पता चला हड़प्पा के बारे में, लेकिन उनके उसका वो हिस्ट्री में बैठा ही फिट नहीं बैठा, क्योंकि वो चाइनीज का हिस्ट्री अकाउंट्स देख रहा था, बुद्धिस्ट चाइनीज का, तो उसमें नहीं था, तो उसको भी नहीं पता चला और वो भी रिलेट नहीं कर पाया इससे, है ना। ये हड़प्पन सील भी मिला था कनिंगम को, एक हड़प्पन, एक आदमी, एक ब्रिटिशर, एक इंग्लिशमैन, उसको हड़प्पन सील दे के गया था, है ना। हड़प्पन सील, सील के बारे में पढ़े, दे के गया था, लेकिन उसको वो समझ नहीं पाया ये क्या, उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाया। वो नोट जरूर किया, लेकिन उसको अपने टाइम फ्रेम में नहीं ला पाया। और दिस वाज बिकॉज ही लाइक मेनी अदर्स थॉट द इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली, है ना। और जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, गंगा वैली से इंडियन हिस्ट्री चालू हुआ, जैसे सारे हिस्टोरियन सोचते हैं, वो भी यही सोच के और मिस कर दिया हड़प्पा का सिग्निफिकेंस। हड़प्पा के बारे में कनिंगम भी नहीं पता लगा पाया, है ना। आइए ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन देखते हैं क्या है। सील्स वेर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट सच एज दयाराम साहिनी इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th century। दयाराम साहिनी जो थे अपने इंडियन ये हिस्टोरियन, वो सील्स के बारे में पता किए, सील्स के बारे में फाइंड किए, है ना, डिस्कवर किए। और फिर और इन लेयर्स दैट वेर डेफिनेटली मच ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिक लेवल, इट वाज देन दैट देयर सिग्निफिकेंस बिगेन टू बी रियलाइज। उसके बाद सबको लगा कि अरे ये क्या, हम लोग ये मिस कर रहे थे। और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पा का, सील का, इस सब का सबको ये पता चलने लगा कि ये सब बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत पुराना है, जो कि हम लोग मिस कर दिए थे। फिर आए रखाल दास बनर्जी, वो भी सील्स मोहनजोदारो में पाए, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। तो लीडिंग टू द कंजेक्चर दैट द सी सिटीज वेर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। और इस कल्चर को किसी के बारे में पता ही नहीं था, इस कल्चर के बारे में। तो जब ये सब मिलने लगा तो सबको लगा कि ये सब एक ही जगह का, और इसके बारे में पता किया जाए, है ना।
न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन सबके लिए तो नया था, लेकिन ये बहुत पुराना सिविलाइजेशन था, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। यही है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब एज एस एन रॉय नोटेड द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, मार्शल, हाँ, जॉन मार्शल आए, डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई इन 1924 में, ठीक है ना, ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन दस वैली टू द वर्ल्ड। और ये मार्शल जितने भी ये सब जो रिकॉर्ड छोड़ के गए थे, जो अपने वो थे कनिंगम, ये सब जो रिकॉर्ड छोड़ के गए थे, तो जॉन मार्शल क्या किए, अपना न्यू सिविलाइजेशन हम लोग को बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक है इंडियन हिस्ट्री में, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना। 3000 ईयर ओल्डर देन ही फाउंड हर, 3000 साल पहले का बताया, जैसे हम बताए थे ना 4500 पहले का बात है, तो ये बहुत पुराना बात था। तो इसको ये लाए स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में एस एन रॉय, है ना, बताए कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। सिमिलर दिस वाज बिकॉज सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स वेर फाउंड एट एक्सकेवेशंस एट मेसोपोटामियन साइट्स। और जब सील्स मिलता था तो कोई आदमी पता ही नहीं लगा पाता था ये किस सिविलाइजेशन का है, कहाँ का है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इट वॉज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन बट ऑल्सो ऑफ वन ऑफ द कॉन्टेम्पोरेनियस विथ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से ही के टाइम पे मेसोपोटामिया के बारे में सब जानता था, लेकिन उसी के पैरेलल में जो एक सिविलाइजेशन चल रहा था उसके बारे में कोई नहीं जान रहा था। लेकिन जब ये आया, जब ये क्या बोलते हैं मार्शल बताए, तब हम लोग सब जाने। इनफैक्ट जॉन मार्शल्स स्टिंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई मार्क्ड अ मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी, बताया हम आपको। ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया, और ये पहले प्रोफेशनलिस्ट थे, पहले प्रोफेशनल थे आर्कियोलॉजिस्ट जो इंडिया में काम करे थे। और ये इनका एक्सपीरियंस भी रहा था ग्रीक में और क्रीट में, ग्रीस एंड क्रीट में, तो वो सब ये अपने फील्ड का जितना भी एक्सपीरियंस था वो इंडियन हिस्ट्री को बेहतर करने में लगा रहे थे। और इनको भी स्पेक्टिकुलर फाइंड्स में बहुत इंटरेस्टिंग था, जैसे कनिंगम को था। और ही वाज, ये भी डिफरेंट पैटर्न और डेली लाइफ के बारे में जानने के बारे में बहुत उत्सुक थे, तो वहाँ का भी डेली लाइफ और डिफरेंट पैटर्न था। अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन कितना था आप जानते ही थे, ड्रेनेज पैटर्न हो गया, या फिर अर्बन सेंटर हो गया, या आदमी कैसे क्या क्या खाता था, फिश डेली फिश खाता था, या फिर हंटिंग करता था, ये सब इनको भी बहुत था, ठीक है ना। मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट ए लॉन्गर रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइड। ये भी, लेकिन मार्श इन्होंने भी क्या गलती करा, जैसे सब खोदना चालू करते थे हॉरिजॉन्टली, इन्होंने भी किया और स्ट्रेटिग्राफी को भूल गए, तो उससे बहुत दिक्कत हुआ, उससे भी बहुत सारा artifact recovered meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together even if they were found at different stratigraphic layer। अलग अलग टाइम पे भी अगर वो मिला था ना, अगर अलग अलग टाइम का भी अगर वो गाड़ा गया होगा, तो सब एक साथ खोदने में क्या हुआ ना, एक साथ हॉरिजॉन्टली खोदने में क्या हुआ कि सबका टाइम पीरियड मिक्स हो गया, जिससे कि हम लोग को वैल्यूएबल रिजल्ट नहीं मिला, है ना। तो क्या हुआ, इरिट्रीवेबली लॉस्ट हो गया, अपना फाइंड्स का जो मेन इंफॉर्मेशन था वो लॉस्ट हो गया। तो न्यू, उसके बाद फिर न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन आया, है ना। ये इसके बाद लास्ट होगा न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन आया, उसके बाद कि कैसे हम लोग नए टेक्निक लाएं। और फिर क्वेश्चन बहुत उठा। फिर आर ई एम व्हीलर आए, जब वो डायरेक्टर जनरल बने एएसआई ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई इन 1944, हु रिक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को बदला। तो ये सोचे क्या कि स्ट्रेटिग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देन स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट रैदर देन डिग मैकेनिकली, मैकेनिकली डिग करने के बदले हम लोग उसको अलग तरीका से, उसका स्ट्रेटिग्राफी को माउंट करके हम लोग उसका जान सकते हैं कि किस टाइम पे वो हुआ था। मोर ओवर एज एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर ही फाउंड विथ हिम मिलिट्री प्रिसाइजन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी। और वो क्या थे, वो एक मिलिट्री पर्सन थे, है ना। और स्ट्रेटिक, इतना हम जो बोल रहे स्ट्रेटिग्राफी, ये क्या था, ये जनरल रॉक्स वॉक्स का टाइमलाइन बताता था, कब क्या उसका सक्सेशन हुआ था, कहाँ से उस पे काम किया गया था। यही स्ट्रेटिग्राफी है ना, स्टडी ऑफ रॉक्स मान के चलिए, है ना, कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक सक्सेशन एंड देयर इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ जनरल टाइम स्केल। जनरल टाइम स्केल में उसका क्या सक्सेशन हुआ था, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, वही है अपना स्ट्रेटिग्राफी। तो क्या हुआ, द फ्रंटियर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो कनेक्शन विद प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज, और हाउएवर विद द पार्टीशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान द मेजर साइट्स आर नाउ इन पाकिस्तान टेरिटरी। और जैसे ये हुआ तो पाकिस्तान मेनली हम लोग इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगा पाए, है ना, अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, काहे कि मेनली पार्टीशन के बाद क्या हुआ था, सब उसके उसी पार्ट में चला गया था अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन, पाकिस्तान के पार्ट में। दिस हैज सपर्ड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट साइट्स इन इंडिया।
और an extensive survey in Kuch has revealed a number of Harappan settlement and explorations in Punjab and Haryana have added to the list of Harappan sites. While Kailibangan, Lothal, Rakhi, Garhi, and most recently Dholavila have discovered, explored, and excavated as part of these efforts, fresh explorations continue. और बाकी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना ये सब साइट था कालीबंगन लोथल, इस पे बहुत सारा इफर्ट्स डाला गया, बहुत सारा इस पे रिसर्च किया गया और यहाँ पे फ्रेश अभी भी फ्रेश एक्सप्लोरेशन यहाँ पे कंटिन्यू हुआ. Over the decades, new issues has assumed importance, where some archaeologists are often keen to obtain a cultural sequence, others try to understand the logic underlying the location of specific site. बहुत कोई उसका कल्चरल सीक्वेंस जानना चाहता था, बहुत आर्कियोलॉजिस्ट न्यू इशू जैसे जैसे आया, और बहुत कोई क्या करते थे उसका लॉजिक जानना चाह रहे थे, उस लोकेशन का स्पेसिफिक साइट का क्या लॉजिक था जो उसको स्पेशल बनाया था. दे ऑल्सो ग्रैपल विद द वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स ट्राइंग टू फिगर आउट द फंक्शन दिस मे हैव सर्व्ड. और जो उसका आर्टिफैक्ट्स का जब मिला बहुत सारा, तो उसका फिगर आउट कर रहे थे कि इसका क्या फंक्शन रहा होगा जो उस टाइम उनको सर्व किया होगा, है ना. 1980s देयर हैज़ ऑल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हरप्पन आर्कियोलॉजी. और हरप्पन आर्कियोलॉजी में 1980s में सबको आने लगा इंटरेस्ट कि क्या है भाई, क्या है. जब उससे पहले तो किसी को पता नहीं था कौन सा ये सब सिविलाइजेशन है. स्पेशलिस्ट फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट अब्रोड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग एट बोथ हरप्पा एंड मोहनजोदारो. और मॉडर्न टेक्निक लगाया जा रहा है वहाँ पे अभी भी, कि क्ले का जितना ट्रेसेस मिला हो, स्टोन, मेटल एंड प्लांट. प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, कि हम लोग को मिल तो गया था बहुत सारा छोटा छोटा पीस पास्ट का हरप्पन सिविलाइजेशन, लेकिन उसको जोड़ने में बहुत दिक्कत हुआ कि कैसे. तो क्या हुआ था ना कि जैसे हम लोग को मिलता था कोई रिटर्न चीज़, तो उससे मेनली पता नहीं चल पाता था क्योंकि वो अनडेसिफर्ड है अभी टाइम में. तो जो मिलता था हम लोग को बहुत सारा एविडेंस मिला है जो मटेरियल के तौर पे, उससे हम लोग पता लगा पाते थे कि कैसा, उससे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर पाते थे हरप्पन लाइफ को. और वो भी मटेरियल क्या होता था, पोट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट ईटीसी, जो ये सब जो मिला था. ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या, कपड़ा, लेदर, वुड एंड रीड्स. और ये सब क्या डिकम्पोज हो गया था, तो हम लोग को मेनली क्या चीज़ से मिलता था, पता चलता था. और क्या क्या बचा था, स्टोन, बर्न्ट क्ले, जो क्ले जला दिया जाता था, टेराकोटा, मेटल ईटीसी. इन सब से हम लोग को मेनली पता लगाना पड़ता था आर्कियोलॉजिस्ट को, हम लोग को आई मीन, कि कैसे वहाँ का लाइफ हुआ होगा. और उसमें भी बहुत दिक्कत क्या आता था कि जो सब मेन यूजेबल चीज़ था उसको तो वो लोग यूज़ करता होगा रिसाइकल कर करके, लेकिन जो वेस्ट था उससे हम लोग को मेनली पता लगाना पड़ता था. तो ये एक दिक्कत का चीज़ था. क्लासीफाइंग फाइंड्स, जब हम लोग को सामान मिल गया तो उसमें दिक्कत क्या होता, उसमें क्या तीन मेनली तरह का होता था. जब हम लोग को मान लीजिए मटेरियल मिला है कोई, जैसे कि स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी, तो उसको क्लासिफाई करना पड़ता था हम लोग को इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, ठीक है. और दूसरा मोर कॉम्प्लिकेशन कहाँ आता था, जो जैसे कि उसका फंक्शन पता लगाना कि कैसे वो उसको कहाँ वो लोग यूज़ करते होंगे. तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिसाइडेड वेदर फॉर इंस्टेंट आर्टिफैक्ट इज़ अ टूल. और आर्कियोलॉजिस्ट को डिफ़िकल्ट होता था ये बताने में कि वो लोग या टूल के जैसे उसको यूज़ करते हैं या ऑर्नामेंट के जैसा, या कभी कभी दोनों को तरीका से भी उसका यूज़ होता होगा, या फिर रिचुअल यूज़ के जैसा ओकेजनली भी यूज़ होता होगा उस सामान का. यही है. दूसरा, आर्टिफैक्ट्स का क्या है, अभी भी क्या इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट डे में. जैसे हम बताएं आपको, बीड्स, क्वार्ट्स, है ना, स्टोन्स, महंगा महंगा स्टोन ब्लेड, स्पॉट्स, उसका अभी से तुलना किया जाता है. वो अभी भी उसका जैसा रिजेम्बलेंस है प्रेजेंट डे में, उस टाइम भी वैसा ही होता होगा मेनली. तो archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found. Was it found in a house, in a drain, in a grave, in a clean? कहाँ मिलता था, उस हिसाब से भी ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई किया जाता था. या तो आपका कहाँ मिलता था, किल में मिलता था, ड्रेन में मिलता था, ग्रेव में मिलता था, उससे भी पता लगाया जा रहा है कि कैसा वहाँ का आर्टिफैक्ट रहा होगा, फंक्शन क्या रहा होगा आर्टिफैक्ट का, है ना. आइए, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और इसमें क्या क्या दिक्कत आता था, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आई गेस. जी हाँ, उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ दे देंगे आपको. द प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस. क्या रिलीजियस प्रैक्टिस वो लोग यूज़ करते थे, ये बहुत बड़ा इंटरप्रेट करने में दिक्कत रहा आर्कियोलॉजिस्ट को, कैसे वो लोग बिलीव करते थे. अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच सीम्ड अनयूजुअल एंड फेमिलियर मे हैव अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था. जैसे कि मान लीजिए आपको एक मदर गॉडेस का आपको दिख रहा होगा ये स्टैचू, तो क्या उन लोग उसको
बहुत बड़ा, उसको बहुत बड़ा दर्जा दिए हुए थे वो लोग, है ना। टेराकोटा फिगरीन ऑफ वुमेन जो मिला था, जिसको वो हेवली ज्वेल्ड थी वो, और सम विथ एलेबोरेट हेड ड्रेसेस, और हेड पे जो है अजीब सा ड्रेस का पैटर्न बना हुआ था। तो क्या उन लोग उसको मदर गॉडेस से कंपेयर कर रहे थे? हो सकता है। एक जो हम लोग को फिर प्रीस्ट किंग का मूर्ति मिला था, तो क्या उसको भी वैसा ही सिग्निफिकेंस मिला था? हो सकता है। और फिर रिचुअल, हम लोग को रिचुअल सिग्निफिकेंस में जगह दिखाया जाए। स्ट्रक्चर जो जो हम लोग पढ़े हैं, ग्रेट बाथ, और फिर आपका कालीबंगन में अल्टर हो गया, लोथल में भी मिला था ये सब। तो क्या इसका भी सिग्निफिकेंस था? मे बी ये भी इंटरप्रेट, सिर्फ एक अंदाज लगाया गया है कि ये सब रिचुअल इन लोग का चीज़ होगा, है ना। अटेम्प्ट Attempts have also been made to reconstruct religious belief and practices by examining seals. Seals को पढ़ के भी पता लगाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया रिलीजियस बिलीफ क्या रहा होगा, है ना। और बात किया जाए फिर एक प्रोटोसिवा, जो कि आपको ये मेसोपोटामियन टाइम में भी मिला था, है ना। मिथिकल यूनिकॉर्न, फिर एक यूनिकॉर्न टाइप का भी उन लोग के पास वो था, सील। Some animals such as one horned animal often called the unicorn depicted on seal. सील पे यूनिकॉर्न का पिक्चर बना हुआ था, तो क्या उन लोग उसको भी मिथिकल मानते थे? मे भी हो सकता है ना। और फिर शिवा का भी उनको मिला था। इन सम सील्स अ फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेग्ड इन अ योगिक पोस्चर समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल हैज बीन रिगार्डेड एज अ डिपिक्शन ऑफ प्रोटो शिवा, दैट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डिटीज ऑफ हिंदुइज्म। तो ये जो अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये मेनली हिंदुइज्म को बताता है कि ये हिंदुइज्म का भी स्टार्ट होगा, ये मे भी हो सकता है ना। क्योंकि वहाँ पे एक सील पे ये भी मिला था, प्रोटो शिवा का डिपिक्शन मिला था। हो सकता है। मेनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हरप्पन रिलीजियंस आर मेड ऑन द एजप्शन दैट लेटर ट्रेडिशन प्रोवाइड पैरेलल विथ अर्लियन वंस। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन मूव फ्रॉम द नोन टू द अननोन, दैट इज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट, while this is plausible in the case of stone quants and pots, it becomes more speculative when we extend to the religious symbol। और जब रिलीजियस सिंबल पे इससे हम लोग, जैसे पत्थर वत्थर का बात होता है, तो वो तो अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि उसका यूज है। जब रिलीजियस का बात आ जाता है तब ज़्यादा दिक्कत होता है ना। लेट अस लुक फॉर इंस्टेंस प्रोटो सिवा सील्स। ऋग्वेद में भी लिखा हुआ था, गॉड नेम रुद्र, विच इज नेम यूज फॉर शिवा इन लेटर पुरानिक ट्रेडिशन। हाउएवर अनलाइक शिवा, रुद्रा इज द ऋग्वेद। Rudra in the Rig Veda is neither depicted as Pashupati in nor as a yogi. In other words, the depiction does not match the depictions of Rudra in the Rig Veda. Is this then possibly a shaman, as some scholars have suggested? A linga क्या है? जैसे कि लिंगा is a polished stone that is worshipped as a symbol of Shiva. तो ये भी पाया गया था वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो यही सब बात है। कम हम लोग आ गए अपना एंड पे चैप्टर के। तो क्या व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड आफ्टर सो मेनी डिकेड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल वर्क? क्या मिला? बहुत कुछ मिला। लिटरली हम लोग बहुत कुछ जाने, बहुत कुछ जाने हम लोग। कहाँ के बारे में? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि हमसे बहुत टाइम तक हम लोग को पता भी नहीं था, है ना। वी हैव बीन एबल टू टीज आउट सोशल डिफरेंसेस। हम लोग सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता चला, क्या सोशल डिफरेंसेस वो लोग प्रैक्टिस करता था। मेनली बढ़िया से नहीं पता चला, क्योंकि जो वहाँ पे जब गड्ढा किया जाता था, जो वहाँ पे बरियल्स होता था, तो कहीं कहीं मिला हम लोग को वो सोशल डिफरेंसेस का, क्योंकि बहुत जगह नहीं मिला। बहुत जगह आदमी वहाँ पे ईटा नहीं डाला था, सब जगह का सिमिलर ही सब दफनाया गया था, है ना। If a bilingual inscription is found, question about the languages spoken by the Harappan could perhaps to be put to rest। और अभी भी बहुत सारा वहाँ का चीज़ निकालना मालूम, अभी चीज़ निकलना बाकी है। जैसे कि वहाँ पे अभी हम लोग को लैंग्वेज कौन सा वहाँ पे यूज़ करता था आदमी, वो पता नहीं चला है ना। बाईलैंग्वेज मिला था हम लोग को वहाँ पे, क्योंकि सेवरल रिकंस्ट्रक्शन रिमेन स्पेक्युलेटिव एट प्रेजेंट। वाज द ग्रेट बाथ द रिचुअल स्ट्रक्चर? ग्रेट बाथ रिचुअल सही में वो लोग यूज़ करता था कि नहीं, वो भी अभी भी क्वेश्चन ही है। हाउ वाइड स्प्रेड वॉज लिटरेसी? लिटरेसी को क्या वहाँ पे, पढ़ाई लिखाई को क्या वहाँ पे बढ़ावा मिलता था? वो भी अभी भी क्वेश्चन ही मार्क है। वाई डू हरप्पन सिमेट्री सो लिटिल सोशल डिफरेंशिएशन? बोले ना हम लोग, सोशल डिफरेंशिएशन बहुत कम था सिमेट्रीज में। ऑल्सो अनआंसर्ड आर क्वेश्चन ऑन जेंडर। वुमेन, क्या जेंडर को वहाँ पे बढ़ावा मिलता था? वुमेन को वहाँ बढ़ावा मिलता था? क्या वुमेन वहाँ पे पोइट्री, मेक पोइट्री, और डिड दे ओनली पेंट पॉट्स? या पोइट्री बनाती भी थी या सिर्फ पेंट करती थी? ये भी क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन है। टेराकोटा फीमेल फिगरीन्स को क्या चीज़ के लिए यूज़ होता था? वेरी फ्यू स्कॉलर्स हैव इन, और इस पे ज़्यादा खोज नहीं किया गया, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर होगा। और ये बहुत बड़ा वर्क है। आप लोग में से भी बहुत कोई अगर हिस्टोरियन बनेंगे तो इस पे कर सकते हैं फाइंड। तो यही था अपना चैप्टर, है ना।
आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। मैं एनसीईआरटी बुक से ही आपको मेनली समझाया हूँ। आगे आने वाले चैप्टर में और मैं अच्छा इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा और आपको समझाने का कोशिश करूँगा। होप करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। बने रहिएगा चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ फ्रॉम हाई कॉन्सेप्ट।